Hello everyone, this is the detailed explanation of UPSC CMS 2025 Set D question paper Pediatrics Part 3 from question number 111 to 120. Let's go. Up to 10% cases of ASD, autism spectrum disorder, may be caused by genetic condition. तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी नोन टू बी एसोसिएटेड विद, इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सी डिजीज़ एसोसिएटेड है एएसडी के साथ, है ना। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर देखो, ये ऑटिस्टिक की बात करें तो आपने गुड डॉक्टर वेब सीरीज़ अगर देखी हो, जिस पर बेस्ड मेरा यूट्यूब का नाम है, वो जो डॉक्टर है वो खुद ऑटिस्टिक है। उसमें होता क्या है कि ये जो बच्चा है उसमें बचपन से उसकी कहानी दिखाई है, वो 3 साल से पहले ही इसका पता पड़ जाता है, ठीक है। इसमें मेन चीज़ क्या होती है, कम्युनिकेशन में, मतलब वो जेस्चर शो नहीं कर पाता है, इम्पेयर्ड वर्बल एंड जेस्चरल कम्युनिकेशन, इसका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होता है, सोशल नहीं होता है, वो ज़्यादा इमोशनल नहीं होता है। उसके पापा को मतलब उस वेब सीरीज़ में ट्यूमर तक हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर, फिर भी उस रिपोर्ट्स के आने के बाद भी उसमें कोई इमोशन, मतलब इमोशनली इनसेंसिटिव होते हैं वो, है ना। और ये बिहेवियरल पैटर्न की बात करें तो उनका बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव बिहेवियर होता है, ठीक है। एटियोपैथोजेनेसिस ये होता कैसे, इसका एटियोपैथोजेनेसिस तो ज़्यादा क्लियर नहीं है ना। जैसे पैथ में हमेशा हर चीज़ को एक्सप्लेन करने के बाद कि पैथोजेनेसिस इज नॉट नोन, है ना, वैसा ही है इसका हल भी, ठीक है। होता क्या है यहाँ पे, न्यूरल कनेक्टिविटी एंड माइग्रेशन, ये साइनेप्स के बीच की डिफॉर्मिटी होती है, जिसकी वजह से जो नर्व कंडक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से ये ऑटिज्म होता है ना। जेनेटिक कॉजेज फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस एंड एंजलमैन सिंड्रोम, और मेटाबॉलिक कंडीशंस भी होती हैं, फिनाइलकेटोन्यूरिया एंड हाइपोथायरॉयडिज्म, ये सब एसोसिएटेड होते हैं। नेल्सन में कुछ और भी दिए थे, रेड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम एंड चार्ट सिंड्रोम, these are also associated with ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। फार्माकोथेरेपी, हमें ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, देखो बच्चा हमारा अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है तो हमें उसकी एंजाइटी को दूर करने के लिए, रिपीटेटिव बिहेवियर या फिर एग्रेसिव बिहेवियर को दूर करने के लिए एंटीसाइकोटिक्स देंगे, है ना। अगर वो हाइपर एक्टिव है तो एक ADHD का भी क्वेश्चन आया है, उसका भी आंसर यही था, मेथाइलफेनिडेट एंड एटोमोक्सिटिन यूज़ करते हैं, है ना। तो हाइपर एक्टिविटी में या इम्पल्सिविटी को ट्रीट करने के लिए मेथाइलफेनिडेट यूज़ करते हैं, है ना। अभी आगे पढ़ेंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। हाइपर एक्टिविटी, इसमें इसके लिए हम एटोमोक्सिटिन, है ना। हाइपर एक्टिविटी, ADHD, ये दोनों चीज़ें क्या हो गई, ADHD वाली बात हो गई, ठीक है। अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम, तो इसमें हम एटोमोक्सिटिन हाइपर एक्टिविटी के लिए दे देते हैं, और अटेंशन के लिए क्या देंगे, इन अटेंशन के लिए मिथाइलफेनिडेट, ठीक है। मेलाटोनिन, ये तुम्हारा स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, है ना, जो हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आयरन सप्लीमेंट्स इफ डिफिशियंसी डॉक्यूमेंटेड, तो हमारा ऑप्शन क्या थे यहाँ पे, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस एसोसिएटेड होता है, अभी पढ़ा हमने, है ना। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ये भी एसोसिएटेड होता है। प्राडर-विली एंड पटाउ सिंड्रोम आर नॉट एसोसिएटेड, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। ठीक है, ये थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। ये ट्यूबरस स्क्लेरोसिस एसोसिएटेड होता है, कॉर्टिकल ट्यूबर और सीजर वगैरह होता है इसमें, और फ्रेजाइल, ये सिंगल जीन कॉज होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल जीन कॉज ऑफ ऑटिज्म, ठीक है। एक्स सिंड्रोम इसमें फ्रेजाइल होता है, तो उसके बेस पे नाम है इसका, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेरिब्रल पैल्सी। देखो सेरिब्रल पैल्सी ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, तो इसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सेरिब्रल पैल्सी, पहले हम टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम हमारा क्वेश्चन तो ईजी है ना, इसके बारे में बाद में देखते हैं। सेरिब्रल पैल्सी क्या होता है, सेरिब्रल पैल्सी एक परमानेंट नॉन प्रोग्रेसिव, मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा, प्रोग्रेस नहीं करता है, एंड ओकेजनली इन्वॉल्विंग डिसऑर्डर ऑफ टोन, मूवमेंट, पॉस्चर, कॉज्ड बाय एन इंसल्ट टू द डेवलपिंग ब्रेन, मतलब जब ब्रेन डेवलप कर रहा था ना उसी दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई, या तो बच्चे ने पैदा होते समय सांस प्रॉपर नहीं ली, या फिर निको में एडमिटेड था, ऐसी हिस्ट्री रहेगी बच्चे की, है ना, जिसकी वजह से उसके जो मोटर
सेंसेस हैं वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाए, तो इस बच्चे में क्या रहेगी, क्रोनिक मोटर डिसेबिलिटी रहेगी। ये यूजुअली 2 to 3 इन्फेंट्स में देखा जाता है, 1000 लाइव बर्थ में देखा जाए, पर 1000 लाइव बर्थ 2 से 3 बच्चों में देखा जाता है। इनमें हिस्ट्री क्या रहती है, पेरिनेटल एस्फिक्सिया की, है ना, ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है, ठीक है। तो एक बार डेफिनेशन दोबारा रिपीट कर लेते हैं। सेरेब्रल पैल्सी इज अ परमानेंट नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर जो कि इन्वॉल्व करता है ऑफ टोन, मूवमेंट एंड पोस्चर, है ना, कॉज्ड बाय एन इंसल्ट टू द डेवलपिंग ब्रेन, ठीक है। पेरिनेटल एस्फिक्सिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज। तो हमारा जो क्वेश्चन के ऑप्शन हैं इनकी बात करें तो डिसऑर्डर ऑफ मूवमेंट, ये मूवमेंट का डिसऑर्डर होता है, टोन का होता है एंड पोस्चर का होता है, ठीक है। तो टोन हमारा दिया नहीं है। और ये प्रोग्रेसिव होता है, नहीं, नॉन प्रोग्रेसिव होता है। कैसा होता है, परमानेंट नेचर का होता है, परमानेंट नेचर का होता है। तो हमारा आंसर जो जाएगा 1, 3 एंड 4 जाएगा। ये हो गया हमारा, ठीक है, आंसर। तो एक बार प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं। ये डिसऑर्डर ऑफ मूवमेंट ये अफेक्ट करता है टोन, मूवमेंट एंड पोस्चर, ठीक है। परमानेंट नेचर का होता है, हाँ, ये नॉन प्रोग्रेसिव होता है, लाइफ लॉन्ग कंडीशन होती है, ठीक है, ठीक है। तो और प्रोग्रेसिव की बात करें तो ये नॉन प्रोग्रेसिव होता है, जैसा है वैसा ही रहेगा, डज नॉट वर्सन ओवर टाइम, ठीक है। पोस्चर की बात करें तो पोस्चर ये इन्वॉल्व करता है, ठीक है, एबनॉर्मल पोस्चर होता है ड्यू टू स्पास्टिसिटी और मोटर डिफिसिट। तो सी पी यहाँ पे जो पी है वो डिफाइन कर रहा है परमानेंट मोटर पोस्चरल प्रॉब्लम, ठीक है। तो इससे हमें ये याद रह जाएगा, ठीक है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स आर यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ स्पास्टिसिटी। मैंने कहा था ना 2 क्वेश्चन है, देखो इसी बार में, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सेरिब्रल पैल्सी की क्लासिफिकेशन सिस्टम हम स्पास्टिसिटी के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो हम, मेरे को पता है ना, ऑप्शन देख लेते हैं। ग्रॉस मोटर फंक्शन क्लासिफिकेशन सिस्टम ये हम यूज़ करते हैं। मोटर मेडिकल रिसर्च काउंसलिंग काउंसिल सिस्टम ये नहीं यूज़ करते। मॉडिफाइड कॉर्नर स्केल ये नहीं यूज़ करते। मॉडिफाइड एसफोर्थ ये यूज़ करते हैं। तो आंसर इज फर्स्ट एंड फोर्थ, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम थोड़ा डिटेल देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो हम इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, हम पहले देखेंगे पूरा एंटीसीडेंट, मतलब माँ को जब बच्चा पेट में था, मतलब जेस्टेशन ड्यूरिंग कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है ना, कोई ड्रग इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है ना, उसकी हिस्ट्री लेंगे। देन बच्चे का पूरा फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे फॉर द असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ डिस्मॉर्फिज्म या फिर कोई न्यूरोकेटेशन मार्कर के लिए हम इवेलुएट करेंगे। स्पास्टिसिटी इसमें मेन होता है क्योंकि जिसकी वजह से पॉस्चर जो है वो भी इन्वॉल्व होता है, एबनॉर्मल पॉस्चर होता है स्पास्टिक। तो उसी के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन है ग्रॉस मोटर फंक्शन क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड मॉडिफाइड एसफोर्थ क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। मैनेजमेंट हम देखो इसमें एक तो मदर को काउंसिल करना होता है कि इस बच्चे को बहुत ही केयर की, एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी इनपुट फ्रॉम द पीडियाट्रिशियन, उसका थेरेपिस्ट जो है, फिजियोथेरेपिस्ट जो है, साइकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट, सोशल वर्कर, स्पेशल एजुकेटर, इन सब की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। स्पास्टिसिटी को ट्रीट करने के लिए हम फिजियोथेरेपी की मदद लेते हैं, एंड ड्रग्स की मदद लेते हैं, डायज़ेपाम, बैक्लोफेन, टिनाजिडीन, डेंथ्रोलिन, है ना। एक इंट्राथिकल बैक्लोफेन थेरेपी भी यूज़ की जाती है, ये मसल रिलैक्सेंट की तरह काम करती है ना। हम CSF में इंजेक्ट कर देते हैं जिसकी वजह से जो स्पास्टिसिटी है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। डिस्टोनिया, टोन को कम करने के लिए हम, मतलब जो टोन इसकी इम्प्रॉपर है, मतलब एबनॉर्मल टोन को ट्रीट करने के लिए हम ट्राईहेक्सीफेनेडाइल, लेवोडोपा एंड बोटुलिज्म टॉक्सिन यूज़ करते हैं। एंड ऑर्थोलिक डिवाइसेस, ब्रेसेस, स्प्लिंट, वेज, ये सब भी यूज़ किए जाते हैं टू कंपनसेट मसल इम्बैलेंस को। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन may be used in child diagnosed with ADHD, attention deficit hyperactivity disorder। तो हमने अभी पढ़ा था कि
मतलब ये हम पढ़ चुके हैं हम जस्ट पहले कि क्या पढ़ चुके हैं ये ASD वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने पढ़ा था कि जो हाइपर एक्टिविटी के लिए हम मिथाइल फेनाइडेट एंड एटोमोक्सिटीन दोनों यूज़ करते हैं, और अटेंशन के लिए मिथाइल फेनाइडेट मेनली यूज़ किया जाता है। तो ये ही दोनों इसका ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो कम बैक टू द क्वेश्चन, अगर हमारा कोई चाइल्ड डायग्नोस हो गया ADHD से तो हमें क्या मेडिकेशन देने, atomoxetine and methylphenidate. This answer will be the second and third. Now learn some about the ADHD. जैसे कि हमने ASD के बारे में पढ़ा था, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, वो 3 साल पे होता था, उसका ऑनसेट कब आता था, 3 साल पे, मतलब 3 साल के अराउंड होता था। एंड ADHD ये कब होता है, ये 12 ईयर्स पे होता है। प्रेजेंट इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट सोशल सेटिंग्स, इंटरफेयर करता है ये सोशल उसकी एकेडमिक, मतलब आप अगर इंट्रोवर्ट हो, है ना, और आपकी पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, तो शायद आपको ADHD हो सकता है ना। ये तो रही चलो मजाक की बात। अब आते हैं, हमारा किसी में भी ध्यान नहीं लगता है, ये इनअटेंशन, ये भी इसी का सिम्टम है, ठीक है। हाइपर एक्टिविटी, हर चीज़ को देख के मतलब कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, इम्पल्सिव रहना, इम्पल्सिव नेचर, तुरंत ही गुस्सा आ जाता है, ये सब ADHD के सिम्टम्स हैं। इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है, मतलब ट्रीटमेंट क्या करना है, साइकोथेरेपी करानी है फॉर ईच इंडिविजुअल एंड द फैमिली, कि फैमिली इसको ट्रीट कैसे करे, है ना, उसको सेंसिटिव तरीके से केयर की ज़रूरत होती है। और ड्रग्स में हम क्या दे सकते हैं, मिथाइलफेनिडेट एंड एटोमोक्सिटीन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। तो आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर इज सेकंड एंड थर्ड। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are causes of secondary immunodeficiency in children? Now come to next question, which of the following are causes of secondary immunodeficiency in children? देखो, माल न्यूट्रिशन होगा तो भी होगा, कोई ड्रग्स खा रहा है, एपिलेप्सी पे है, मतलब ये डाइफेनाइल हाइडेंटोइन इज अ फेनिटोइन ड्रग। अगर कोई बच्चा एपिलेप्सी पे का शिकार है पहले से, तो मतलब एपिलेप्सी से सफ़र कर रहा है, तो वो भी इम्यूनोडिफिशिएंट हो सकता है। एंड उसको किडनी डिजीज़ है कुछ, है ना, नेफ्रोटिक किडनी डिजीज़ है, तो वो भी हो सकता है। लेकिन अगर उसको वेरिसेलर ठीक हो गया तो चांसेस कम है। तो आंसर विल बी, हमसे क्या पूछा है, कॉजेस पूछा है ना, तो आंसर विल बी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ कम्स टू एक्सप्लेनेशन, डाइफेनाइल हाइडेंटोइन एज अ फेनिटोइन, ये क्या करता है, ये लिम्फोसाइट डिसफंक्शन करा देता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी इम्यूनोडिफिशियंसी होती है। सीवियर माल न्यूट्रिशन, ये मोस्ट कॉमन ग्लोबल कॉज है सेकेंडरी इम्यूनोडिफिशियंसी का। पोस्ट वेरिसेला हमारा आंसर गलत ऑप्शन था, क्योंकि ये इससे होता तो है लेकिन वो अपने आप ठीक हो जाता है, तो ट्रांजिएंट लेवल का इम्यूनो सप्रेशन होता है। एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बात करें तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में लॉस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है इन यूरिन, दैट कॉजेज इम्यूनोडिफिशियंसी। कॉमन कॉजेज ऑफ सेकेंडरी इम्यूनोडिफिशियंसी और HIV, measles, severe malnutrition, nephrotic syndrome, lymphoreticular malignancies, बर्न, क्रोनिक इन्फेक्शन। एंड ड्रग्स में बात करें तो हमारा फेनिटोइन, ये अभी क्वेश्चन में पूछा गया है। एंड स्टेरॉइड्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एज अ थायोप्रोन, साइक्लोफॉस्फामाइड, माइकोफिनोलेट, मोफेटिल एंड मोनोक्लोनल। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग वैक्सीनेशन रूट्स ऑफ फॉर चिल्ड्रन। Vaccination, first we have to learn the guidelines of the vaccination or immunization. There are different type of vaccines, live vaccines or live attenuated vaccines or killed vaccines. Live vaccines may be given simultaneously, लेकिन या तो हम साथ में दे दें, या फिर अगर बाद में दे रहे हैं तो फिर 4 वीक्स का गैप रखेंगे, ठीक है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अगर ठीक, डिफरेंट टाइप ऑफ इनएक्टिवेटेड है ना, मतलब उनको हम
आराम से दे सकते हैं एट एनी इंटरवल, उनमें 4 वीक्स के गैप की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इसके लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं कि पीसीवी वैक्सीन जो दी जाती है, पॉलीसैकेराइड वैक्सीन्स, ये इम्यूनोजेनिसिटी को इम्प्रूव करने के लिए इनमें एटलीस्ट 8 वीक्स का गैप होना चाहिए। वेरिसेला स्मॉल पॉक्स वैक्सीन्स, ये भी एक्सेप्शन है। एंड अदर वैक्सीन्स एक्सेप्शन टू दिस इज पीसीवी, एचआईवी है ना, उनमें हमें थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अ मिनिमम इंटरवल ऑफ 4 वीक्स बिटवीन 2 डोज ऑफ द सेम वैक्सीन, ये नेसेसरी होता है ताकि एडिक्वेट इम्यून रिस्पॉन्स आ सके। एक्सेप्शन रेबीज़, रेबीज़ कब दिया जाता है? रेबीज़ हमारा एनआईएस के हिसाब से, एनआईएस के अकॉर्डिंग 0 पे एट बर्थ पे टाइम पे दिया जाता है ना, 0 मतलब एट बर्थ, ठीक है। और सेकंड वैक्सीनेशन कब दिया जाता है? ये 0 6 14 है ना, ठीक है। देर इज नो मिनिमम रिकमेंडेड टाइम इंटरवल बिटवीन 2 टाइप्स ऑफ वैक्सीन, लाइव और इनएक्टिवेटेड। अगर 2 वैक्सीन दिए जा रहे हैं तो ये किसी भी इंटरवल पे दिए जा सकते हैं या फिर साथ में भी दे सकते हैं, इनमें कोई गैप की जरूरत नहीं है। बस हमें एक ही चीज़ याद रखनी है मेन, ये है ना, कि डिफरेंट अगर लाइव वैक्सीन दी जा रही हैं, है ना, तो वो एटलीस्ट या तो साथ में दी जाए या फिर 4 वीक्स के गैप पे दी जाए, ठीक है। वैक्सीन शुड नॉट बी given earlier than indicated, or with short interval between doses than indicated in the routine immunization schedule. Dose administer dose up to 4 days before the minimal age or interval to avoid missing an opportunity to vaccinate, ठीक है। ये 4 दिन तक का हम कर सकते हैं ना मैनेज। डिले और लैप्स, अगर पेरेंट्स जैसे कि उन्होंने कुछ एग्जांपल्स जैसे कि आते हैं कि हमारा वैक्सीनेशन कार्ड ही खो गया है ना, या फिर हम माइग्रेंट्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट किए हैं, तो ऐसे केस में वो वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं करा पाते हैं, तो उसका कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का उनको हमें काउंसिल करना है, ठीक है। और डज़ नॉट रिक्वायर टू शेड्यूल टू बी रिपीटेड, हमें उस शेड्यूल को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। मिस डोज को एडमिनिस्टर कराना है पहले, जो मिस हो गए, एंड और जहाँ जिस एज पर हुआ है वहीं से कोर्स को रिज्यूम करना है, ठीक है। वैक्सीन शुड नॉट बी मिक्सड इन अ सिरिंज अनलेस अप्रूव्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। एलर्जिक अगर रिएक्शन होती है तो हमें 15 से 20 मिनट के लिए ऑब्जर्व करना है, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन के लिए। एंड लाइव वैक्सीन्स ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं अगर कुछ भी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी है या फिर इनहेरिटेड इम्यूनोडिफिशियंट है तो उसको, या फिर कोई इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे चल रहा है तो उसे हम लाइव वैक्सीन्स नहीं देते, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बात करें तो ये इंटरफेयर करता है इम्यून रिस्पॉन्स को, लाइक मम्स, मीजल्स, रूबेला, MMR, बट नॉट OPV। इन उनको अफेक्ट नहीं करता है, टाइफॉइड इसको अफेक्ट नहीं करता है, येलो फीवर को अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन मम्स MMR को बात करें तो MMR को ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस बी, टिटनस टॉक्सॉइड एंड रेबीज वैक्सीन मे बी गिवन कंकरेंटली विद करस्पॉन्डिंग इम्यूनोग्लोबुलिन, शुड बी एडमिनिस्टर्ड एट अ डिस्टेंस साइट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पर इस बार क्वेश्चन आया है हमारा, जिसके लिए हम ये इतना कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि हेपेटाइटिस बी, टिटनस टॉक्सॉइड एंड रेबीज वैक्सीन ये साथ में दी जा सकती है इम्यूनोग्लोबुलिन के। हाउएवर द वैक्सीन शुड बी एडमिनिस्टर्ड, अगर हम किसी वैक्सीन को उसके इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ दे रहे हैं तो हमें साइट को थोड़ा सा अलग रखना होता है, ठीक है, ठीक है। और एक ऐसा ही था सेम पॉइंट, जब 2 वैक्सीन दी जा रही हैं, अगर हम सेम लिम्ब में दे रहे हैं तो हमें जैसे कि एंट्रोलेटरल थाई में देते हैं बच्चों में, तो एटलीस्ट 1 इंच का गैप रखना है, ठीक है। एक्टिव विद और विदाउट पैसिव इम्यूनाइजेशन शुड फॉलो एक्सपोजर टू रेबीज, मीजल्स, वेरिसेला एंड टेटनस, हेपेटाइटिस बी, ठीक है।
इस क्वेश्चन में पहला जो ऑप्शन था हमारा, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन गिवन इन डेल्टोइड रीजन हैज़ रिड्यूस्ड इफिकेसी। देखो, अब मैं इसको पढ़ने के लिए हमें सॉल्व करने के लिए हमें हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के बारे में पता होना चाहिए। हेपेटाइटिस बी एक निमोनिक था। टी वैक्सीन जो भी होती हैं वो कहाँ दी जाती हैं? इंट्रामस्कुलर एंट्रोलेटरल थाई पे दी जाती हैं, ठीक है। ये आपको नहीं पता होगा तो मैं NIS बाद में डिस्कस कर दूंगा, उसमें मैं ये बता दूंगा। जिन भी वैक्सीन के नाम में टी आता है वो एंट्रोलेटरल थाई में दी जाती है, तो हमें ये पता है एंट्रोलेटरल थाई में या फिर डेल्टोइड में ये दी जाएगी। लेकिन हमें ये ग्लूटियल रीजन को अवॉइड करना होता है क्योंकि इससे इसकी इफिकेसी डाउन हो जाती है। ये कितना दिया जाता है? 0.5 ml IM दिया जाता है, ठीक है। और अगर बड़ों में दे रहे हैं तो 1 ml दिया जाता है। जैसे कि हेपेटाइटिस बी एक कॉमन डिजीज़ है, तो हर मेडिको को या फिर मेडिकल स्टाफ को इसके लिए वैक्सीनेट कराया जाता है, क्योंकि इसका जो क्योर रेट है वो थोड़ा कम है ना, और एक्सपोजर रेट वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम हेपेटाइटिस बी का हर कोई वैक्सीनेशन लेता है। तो एडल्ट में ये 1 ml दिया जाता है। ये नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में बात करें तो वहाँ पे नेशनल प्रोग्राम के हिसाब से ये एट बर्थ 6, 10, 14 पे दिया जाता है। एंड कब तक दे सकते हैं? ये 3 डोजेज एट 016 मंथ पे देते हैं। जो हम एडल्ट में देते हैं वो 016 मंथ पे देते हैं। एंड एडवर्स रिएक्शन क्या हो सकता है? यहाँ पे सूजन हो सकती है जहाँ पे हमने लगाया, सोरनेस हो सकती है, फीवर हो सकता है, फैटीग हो सकता है। एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन इज एनाफाइलैक्सिस आफ्टर प्रीवियस डोज। स्टोरेज की बात करें तो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे हमें स्टोर करना होता है। बस दिस मच इन्फॉर्मेशन इज सफिशिएंट टू सॉल्व दिस दैट क्वेश्चन। वेलकम बैक टू दैट क्वेश्चन, है ना। नाउ कम बैक टू दैट क्वेश्चन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन डेल्टोइड रीजन में हैज़ रिड्यूस्ड इफिकेसी। ये रिड्यूस नहीं, गलत है ये। अगर यहाँ पे हमारा ग्लूटियल होता तो ये स्टेटमेंट सही होता, क्योंकि ग्लूटियल में हम अवॉइड करते हैं ना। 2 वैक्सीन मे बी गिवन इन सेम थाई बट सेपरेटेड बाय, ये सही है, ठीक है। सेपरेट साइट आर यूज्ड, सेपरेट साइट, ये पॉइंट अभी हमने पढ़ा था, देखो मैंने मार्क किया था। जब हम कभी भी इम्यूनोग्लोबुलिन या वैक्सीन साथ में देते हैं तो उनकी साइड जो है वो डिफ़र करनी चाहिए, ठीक है। इसी बात पर ये क्वेश्चन है कि सेपरेट साइट यूज़ होनी चाहिए, तो ये पॉइंट क्या हुआ? सही हुआ। 2 इंट्रामस्कुलर वैक्सीन मे बी गिवन ऑन द सेम डे बट इन सेपरेटली। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हम सेम लिम में दे सकते हैं लेकिन 1 इंच का गैप रखना चाहिए, बस इतना इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड एंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो रही है, तो मैं ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो मैंने अलग से किया है उसको मैं थोड़ा शॉर्ट में निपटाने की कोशिश करता हूँ। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, फर्स्ट स्टेटमेंट इज हेपेटाइटिस बी वैक्सीन डेल्टोइड रीजन में हैज़ रिड्यूस्ड इफिकेसी। ये गलत था, रिड्यूस नहीं, उसकी सेफ एंड इफेक्टिव होता है उतना ही जितना एंट्रोलेटरल थाई में दिया जाता है। और बस ये क्या है, इन्फेंट में अगर छोटा बच्चा है तो हम एंट्रोलेटरल थाई में देते हैं, और बड़ा है या एडल्ट है तो हम उसको डेल्टोइड रीजन में दिया जाता है। जैसे कि हम अभी कॉलेज का, अपने को याद होगा जो कॉलेज पास आउट है या फिर कॉलेज में हैं, उनको वैक्सीनेट जो किया गया है वो डेल्टोइड रीजन में किया गया है। और कब किया जाता है? 016 मंथ, है ना, इस ड्यूरेशन में किया जाता है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट, 2 वैक्सीन में बी गिवन इन द सेम थाई, ये सही सही स्टेटमेंट है। 1 इंच कह लो या फिर 2.5 सेंटीमीटर का गैप कह लो, इतना हमें गैप रखना होता है बस, और हम सेम साइड पे दे सकते हैं। वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन सेपरेट साइड की ज़रूरत होती है, हाँ ये भी सही है, ठीक है। और डिफरेंट साइट और डिफरेंट सिरिंज में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ टू अवॉइड इंटरेक्शन बिटवीन लाइव एंड एंटीबॉडीज़, जिससे वैक्सीन की इफिकेसी कम हो जाएगी। तो इसलिए हमें ये सेपरेट साइट में देना चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट 4, 2 इंट्रामस्कुलर वैक्सीन मे बी गिवन ऑन द सेम डे बट इन सेपरेट लिम, दिस इज रॉन्ग। दिस इज रॉन्ग, ठीक है।
2 इंट्रामस्कुलर वैक्सीन मे बी गिवन ऑन द सेम डे इन सेपरेट लिम्ब। सेपरेट लिम्ब की जरूरत नहीं होती है, 1 इंच का गैप की इज सफिशिएंट है ना, 2.5 सेंटीमीटर कह लो या फिर 1 इंच गैप कह लो, तो वो सफिशिएंट होता है और हम 2 इंटरमस्कुलर वैक्सीन एक साथ लगा सकते हैं। ठीक है, बस वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन में हमें ध्यान रखना होता है कि उनके लिए सेपरेट साइट होनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन की इफिकेसी कम हो जाएगी अगर एंटीबॉडीज़ साथ में दी जाए तो। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नोटिस्ड इन पॉइजनिंग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट? Chloral hydrate is the answer. This is the table given in the OPGI. Laboratory clues in poisoning. Radio opaque density, chloral hydrate, phenothiazine, calcium carbonate, heavy metals, iron, potassium chloride, enteric coated ये dental amalgam. These are the radio opaque density used for to clue out the poisoning. Other things to be learned in this is रेब्डोमाइलिसिस न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम के लिए यूज़ किया जाता है। हाइपर कैलेमिया के लिए हम डिजॉक्सिन यूज़ करते हैं। एंड ऑरेंज टू रेड कलर यूरिन में कब आता है? रिफाम्पिसिन, है ना, जो कि हमने एटीटी ड्रग्स में अलग से पढ़ा है। एंड लेड और मर्करी पॉइजनिंग में भी ऑरेंज टू रेड कलर आता है। एंड एमिट्रिप्टिलिन में ग्रीन टू ब्लू। क्लोरोक्विन ब्राउन कलर कॉज करता है। एंड एम्पेसिलिन जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं सेफेलोस्पोरिन्स एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, वो पिंक कलर कॉज कर सकते हैं। ठीक है, एंड अदर थिंग्स आर, इसमें एक निमोनिक था हाई एनाइन गैप के लिए। हाई एनाइन गैप के लिए मड पाइल्स वाज द निमोनिक, है ना। मड पाइल्स वाज द निमोनिक। मिथेनॉल, मेटफॉर्मिन, यूसेयूरेमिया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, पैराल्डिहाइड, आइसोनेजाइड, लैक्टिक एसिडोसिस, इथेनॉल एंड सैलिसाइलिड। दिस विल कॉज हाई एनाइन गैप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग syndromes are caused due to genomic imprinting? Genomic imprinting, first we will learn about genomic imprinting. Genomic imprinting, that means maternal and paternal set of genes are always not equally functional. Some genes are expressed from maternal side और paternal side. एग्जाम्पल जैसे कि प्राडर-विले सिंड्रोम की बात करें तो यहाँ पे पी से पापा, है ना, तो यहाँ पे पापा वाले जीन्स का माइक्रो डिलीशन हो जाता है और इनहेरिटेंस ऑफ बोथ कॉपीज फ्रॉम द मदर, तो दोनों कॉपीज कहाँ से आ जाते हैं? मदर से आ जाते हैं। एंजलमैन सिंड्रोम की बात करें तो एंजल मतलब मदर, तो यहाँ पे मदर वाले साइड का माइक्रो डिलीशन हो जाता है एंड इनहेरिटेंस ऑफ बोथ कॉपीज फ्रॉम द पैटर्नल साइड। Chromosomal abnormalities are generally sporadic and therefore risk of recurrence in offspring is low, except when either parent is carrying balanced translocation. ठीक है, यही एक लौता एक्सेप्शन है कि अगर किसी एक पेरेंट्स के पास बैलेंस ट्रांसलोकेशन है तो इसके चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? प्राडर-विले एंड Angelman is the correct answer. So correct answer is second and third. B will be the correct answer, second and third. ठीक है, एक्सप्लेनेशन, प्राडर-विले यहाँ पे पैटर्नल क्रोमोसोम का डिफेक्ट होता है ना, एंड 15 क्रोमोसोम का। एंड एंजलमैन में डिफेक्ट होता है किसका? मैटरनल क्रोमोसोम 15 का डिफेक्ट होता है। एडवर्ड में हमें पता है कि ये 18 है ना, क्रोमोसोम का डिफेक्ट होता है, 18 ट्राइसोमी है ना। एंड रूबेस्टिन टाइबी ये एक जीन म्यूटेशन है, नॉट इम्प्रिंटिंग। क्रैब बीपी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन of the periods of UPSC CMS 2025. As per POCSO Act 2012, protection of child from sexual offense,
सेक्सुअल असॉल्ट इज कंसिडर्ड एग्रीवेटेड व्हेन, देखो एग्रीवेटेड मतलब इस वर्ड पे ध्यान दो बस कि पॉक्सो एक्ट के तो सारे पॉइंट्स हैं ये, लेकिन एग्रीवेटेड कब कंसिडर किया जाएगा, तो एग्रीवेटेड जब ये फिजिकल वायलेंस एब्यूज इन्वॉल्व फिजिकल वायलेंस, तो पॉक्सो में ये तो होता है, फिजिकल वायलेंस ही होता है ना। द अब्यूज चाइल्ड इज डिसेबल्ड, तो ये है एग्रीवेटेड, है ना, डिसेबल हो गया बच्चा, इतना पीटा, ठीक है। द अब्यूज इज कमिटेड बाय द स्टाफ ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये भी एग्रीवेटेड है क्योंकि बच्चा को एजुकेशनल स्टाफ ने बेटा है। इज कमिटेड बाय इमीडिएट फैमिली मेम्बर, दैट इज नॉट एग्रीवेटेड, तो आंसर इज सेकंड एंड थर्ड, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। पॉक्सो क्लासिफाइड एज aggravated if abused by a school staff or child will be disabled, ठीक है। ये फैमिली मेम्बर वाला पॉइंट पे आपको डाउट होगा, तो दिस इज कंसिडर्ड अंडर एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, नॉट एग्रेवेटेड असॉल्ट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द exam of Pete's discussion. The mother of a 14 months old normally developing baby comes to you for feeding advice. Which of the following would be appropriate for her as a per the IMNCA Integrated Management of Neonatal and Child Illness Program? तो 14 months के बेबी की मदर को हम क्या एडवाइस करेंगे अकॉर्डिंग टू IMNCA? ब्रेस्ट फीड कराना है, क्योंकि हमारे IMNCA के अकॉर्डिंग 2 years तक ब्रेस्ट फीड कराना होता है एज ऑफन एज द चाइल्ड वांट्स, ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। कीप द चाइल्ड इन योर लैप, नहीं, सिट बाय साइड ऑफ द चाइल्ड, ये IMNCA कहती है। एंड चाइल्ड के हाथ भी हमें धुलने, चाइल्ड हैंड वॉश प्रॉपरली, ताकि बच्चा खुद से खाना सीख सके। और बिफोर एंड आफ्टर, है ना, बिफोर एंड आफ्टर हमें चाइल्ड के हैंड वॉश कराने, ताकि है ना, वो खाना भी सीख सके खुद से। फूड कहाँ से देना है? ऑफर फूड फ्रॉम द फैमिली पॉट, करेक्ट स्टेटमेंट। एंड गिव 3 to 4 meals each day, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो आंसर विल बी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। Come to the final discussion of the chart. What are the counseling recommendation, feeding recommendation during sickness and health? अगर बर्थ टू 6 months पे हमें स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट रखना होता है आफ्टर, इमिडिएटली आफ्टर बर्थ, एंड एटलीस्ट 8 times in 24 hours ब्रेस्ट फीड कराना है। कोई भी फूड नहीं देना है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं देना होता है, फ्लूड नॉट इवन वाटर, है ना, ये दूसरे चीज़ ध्यान रखनी होती है। इफ़ बेबी इज स्मॉल एंड फीड एट लीस्ट एवरी 2 to 3 hours, तो विक द चाइल्ड फीडिंग, विक द बेबी फॉर फीडिंग आफ्टर एवरी 3 hours, है ना, हर 3 घंटे में बच्चों को खिलाना ही खिलाना है, चाहे वो सो रहा है तो उसे जगा कर खिलाना है, ठीक है। रिमेंबर कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग इफ़ द चाइल्ड इज सिक, और ठीक है, और अगर बच्चा बीमार है तो उसको ज़रूर ब्रेस्ट फीड कराना है, ठीक है। 6 to 9 month में बात करें तो यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री फूड फीड स्टार्ट करेंगे, जिसमें 2 to 3 टेबल स्पून ऑफ फूड आता है, एंड ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज टू हाफ कप, ठीक है। मैश्ड रोटी, एग्जाम्पल्स ऑफ फूड, मैश्ड रोटी, राइस, ब्रेड, बिस्किट इन स्वीटेंड अनडाइल्यूटेड मिल्क, important thing is undiluted milk, and or other options are thick dal with added ghee, khichdi with added oil or ghee, added vegetables also in the serving, or sevaiyan, dalia, halwa, these can be given, and child in your lap,
है ना। 6 to 9 मंथ में हमें चाइल्ड को अपनी लैप में रखना होता है, मदर को बताना होता है कि उसको अपनी लैप में रखना है और खुद से हाथ से खिलाना है, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है, वो सीख नहीं पाएगा। और हाथ खाना खाने से और से पहले और बाद में दोनों टाइम धुलाना है, ठीक है। 9 to 12 मंथ्स पे बात करें तो यहाँ पे ब्रेस्ट फीड कराना है, ठीक है। और वही सर्विंग रखनी है सेम, बस अब हाफ कटोरी तक हम पहुँच जाएंगे एटलीस्ट, ठीक। एंड कीप द चाइल्ड इन योर लैप, 12 मंथ्स तक हमें गोदी में रखना है बच्चे को और उसको अपने हाथ से खिलाना है। एंड हाथ धुलाने खाने से पहले और खाने के बाद दोनों टाइम, ठीक है। 12 to 2 ईयर में ब्रेस्ट फीड कराना है और ऑफर फूड फ्रॉम द फैमिली पॉट। यहाँ पर हम बच्चे को हाथ से खिलाना शुरू करते हैं। एंड सिट बाय द साइड ऑफ द चाइल्ड एंड हेल्प हिम टू फिनिश द सर्विंग और वॉश प्रॉपरली हैंड बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। 2 ईयर्स और ओल्डर में फूड फ्रॉम द, यहाँ पर हमें गिव फैमिली फूड 3 to 4 मील्स ईच डे, और है ना। एंड रिफ्यूज़ द, अगर बच्चा मना करता है, रिफ्यूज़ न्यू फूड ऑफर टेस्ट सेवरल टाइम्स और बी पेशेंट, वो धीरे धीरे उसको आदत लग जाएगी, ठीक है। इंश्योर द चाइल्ड फिनिशेस द सर्विंग, और हाथ फिर से मतलब खाने के बाद, है ना, हैंड वॉश इज अ गुड हैबिट, और वो चाइल्ड विल लर्न with time. So give the child proper time. That's all. अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस video if you find this knowledge helpful. That's all. Thank you.